दरअसल मीना देवी के 5 बेटे और एक बेटी है। सबकी शादी हो गई है, सबके बच्चे भी हो गए हैं। वह अपने सबसे छोटे बेटे बहू के पास रहती है। सबसे बड़ा बेटा जयपुर रहता है और बाकी के 3 बेटे अलग अलग बड़ी सिटी में रहते हैं और सभी अच्छी नौकरी पर कार्य कर रहे हैं। एक दिन मीना जी अपने दुख से परेशान होकर अपनी छोटी बहू से बोलती हैं, बहू मेरी आंखों में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने पिछले साल ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कहा था। पूरा साल बीत गया, अब तो आंखों का ऑपरेशन करवा दो। नाश्ता कर रहे बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, क्या माँ सुबह सुबह से अपनी आंखों का राग अल्पलाने बैठ जाती हो? कुछ और काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? अभी इधर से दूसरे कमरे में जाकर बैठो, मुझे नाश्ता करना है। बेटा अब मुझसे आंखों का दर्द सहन नहीं होता। दर्द के साथ साथ पूरा दिन रात आंखों से पानी बहता रहता है। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरी आंखों का ऑपरेशन करवा दो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। तभी चिल्लाती हुई बहू बोली, हम अकेले नहीं हैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए, और भी 4 बेटे हैं तुम्हारे। उनसे भी कहो कोई भी आकर तुम्हारा ऑपरेशन करवा दे। हम ही क्यों करवाएं? अब जाओ इधर से बाहर चबूतरे पर बैठ जाओ जाकर। हमें शांति से नाश्ता कर लेने दो। जब देखो तब बस शुरू हो जाती हो अपना गीत रागने। सुबह सुबह कुछ ना कुछ चिक चिक लेकर बैठ ही जाती हो। बहू बेटे की बात मीना देवी को बहुत बुरी लगती है। कुछ देर के लिए वह शांत हो जाती हैं। उन्हें बहू बेटे का बदला हुआ व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रही हैं। जब से उनके पति इस दुनिया से गए हैं तब से बहू बेटे ने जिस तरह मुंह मोड़ लिया है वह पल पल महसूस कर रही हैं। पति के रहते घर में उनका बहुत मान सम्मान था। बहू बेटे उनकी बात मानते थे, लेकिन पति के जाने के बाद उन्हें घर से ऐसे निकाल दिया गया जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। फिर भी अपमान का घूंट पीकर मीना देवी बहू से कहती हैं, बहू माना कि मेरे 4 बेटे और हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर जी की जितनी पेंशन आती है वह सब छोटा बेटा ही अपने पास रखता है। इसीलिए उसी से कह रही हूँ कि कम से कम पेंशन के पैसों से मेरी आंखों का ऑपरेशन करवा दे। जब बहू नहीं सुनती तो मीना जी वहाँ से चली जाती हैं और एक जगह बैठी बैठी सोचती हैं, वैसे भी मैंने अपने बेटों बहुओं से कभी ज़्यादा उम्मीद नहीं की और ना ही मेरा कोई खर्च है। अगर किसी और बेटे से कहूँगी तो वह भी यही कहेगा कि जिसको पेंशन दे रही हो उसी से अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाओ। फिर मीना देवी फिर से हिम्मत करती हैं और छोटी बहू के पास जाती हैं और बोलती हैं, बहू सबसे पहले तुम्हारा ही फ़र्ज़ बनता है मेरा ऑपरेशन करवाने का। मेरी पेंशन तुम रखती हो, कोई और क्यों करवाएगा भला? मीना देवी की बात सुनकर बहू भड़कते हुए बोली, देख रहे हो जी, तुम्हारी माँ अपनी पेंशन के पैसों की बात कर रही हैं। कुर्सी से उठकर बेटा गुस्से में बोला, माँ क्या फालतू की बातें कर रही हो? अगर मैं पिताजी की पेंशन ले रहा हूँ तो तुम्हें अपने साथ रख भी तो रहा हूँ, 2 वक्त का खाना भी दे रहा हूँ, यह तुम्हें दिखाई नहीं देता? और अगर पेंशन ले रहा हूँ तो तुम्हें अपने साथ रख कर इतना सारा एडजस्टमेंट भी तो कर रहा हूँ। यही एहसान मानो कि मैं तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ। बेटे की बात सुनकर मीना देवी को बहुत दुख होता है कि अपनी बूढ़ी माँ को रखने में भी बेटे को एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। निराश होकर वह कमरे में चली जाती हैं। सुबह के 10 बज चुके थे, भूख भी लग रही थी। वो बेमन से बहू से कहती हैं, बहू नाश्ता नहीं किया है सुबह से, बहू भूख लग रही है, क्या बनाया है, मुझे भी कुछ दे दो खाने को। बहू ताने मारते हुए बोली, माँ जी तुम्हें तो सुबह सुबह कुछ करना धरना होता नहीं है, बस खाने के लिए बैठ जाती हो। मुझे 10 काम करने होते हैं घर में, बच्चों को स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, पति को ऑफिस भेजना। अब तो सारे काम करने के बाद ही नाश्ता मिलेगा, और मैं तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है, घर पर ही तो रहती हो। जाओ बाहर बैठो, यहाँ से मेरे सामने मत बैठी रहो। बहू की बात सुनकर मीना देवी घर के बाहर बने चबूतरे पर जाकर बैठ जाती हैं। बेटे बहू के व्यवहार से वह बहुत दुखी हैं। उन्हें बस एक ही चिंता सताती है कि अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, आंखों से थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देता है, खुद अपने काम कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन पूरी तरह अंधी हो जाऊँगी और अपने काम नहीं कर पाऊँगी तब बहू बेटे क्या करेंगे, यह सोच कर ही वह काँप जाती हैं। आज मैं अपने हाथों से अपने शरीर के काम खुद कर रही हूँ, तब भी बहू बेटे मुझे कुछ नहीं समझते। जिस दिन पूरी तरह उन पर आश्रित हो जाऊँगी उस दिन मेरा जीवन नरक बन जाएगा। नहीं, मैं अंधी होकर बहू बेटे पर आश्रित नहीं रहना चाहती। एक बेटा नहीं सुन रहा तो क्या हुआ, मेरे 4 बेटे और भी हैं। चबूतरे पर बैठी मीना देवी देर तक सूनी आंखों से सामने की गली को देखती रहीं। धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन उनके भीतर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। आंखों में जलन थी, पानी लगातार बह रहा था, फिर भी वह पूछने की कोशिश नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे यहाँ आंसू नहीं बल्कि उनके जीवन की बेबसी बह रही हो। उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी, वही पति जो जरा सा दर्द होने पर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया करते थे, जो कहते थे बुढ़ापे में आंखें साथ छोड़ दें तो इंसान जीते जी अंधा हो जाता है। आज वही बात सच होती दिख रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। दोपहर ढलने लगी, घर के अंदर से हंसी ठिठोली की आवाज़ें आ रही थी। बहू बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। मीना देवी को ना तो बुलाया गया, ना किसी ने पूछा।
भूख अब पेट में नहीं पूरे शरीर में चुभ रही थी, फिर भी वह उठकर अंदर नहीं गईं। उन्हें अपने आत्मसम्मान का आखिरी टुकड़ा अभी बचाकर रखना था। शाम को जब बेटा काम से लौटा तो मीना देवी ने हिम्मत करके फिर बात छेड़ी। आवाज़ कोई शिकायत नहीं थी, बस डर था। बेटा, आज आंखों में बहुत तेज दर्द है, सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, डॉक्टर को दिखा दो नहीं तो देर हो जाएगी। बेटा जूते उतारते हुए बोला, माँ रोज़ रोज़ वही बात, आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, ऑफिस में बहुत काम था, कल देखेंगे, कल बात करना। कल यह शब्द मीना देवी के लिए अब सबसे डरावने बन चुका था, क्योंकि उनके हर दर्द का इलाज हमेशा कल पर टल जाता था। रात को वह ठीक से सो भी नहीं पाई। आंखों में जलन, सिर में दर्द और मन में अनजाना भय, तीनों मिलकर उन्हें तोड़ रहे थे। अंधेरे में लेटी लेटी वह सोचती रही कि अगर सच में उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो क्या यही बेटा, यही बहू उनका सहारा बनेंगे। सुबह होते होते उन्हें एक फैसला कर लिया। अगले दिन वह चुपचाप उठी, किसी ने से कुछ नहीं कहे बिना अपने पुराने संदूक से कपड़े निकाले और दरवाजे के आवाज़ दी, बहू कहाँ चली। मीना देवी ने पलटकर देखा। उस नज़र में ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस थकान थी। जहाँ बोझ न समझी जाऊँ, यह कहकर वह घर से निकल गई। घर से निकलते समय मीना देवी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस दहलीज को उन्होंने सालों तक अपनी धड़कन की तरह संभाला था, आज वही दहलीज उनके लिए पराई हो चुकी थी। आंखों में जलन थी, सिर में हल्का हल्का चक्कर आ रहा था, फिर भी कदम अपने आप आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे अब रुकना उनके बस में ना रहा हो। गली पार करते करते उन्हें हर घर, हर मोड़, हर दरवाज़ा पहचान में आ रहा था। यही रास्ते थे जहाँ कभी वह बहुओं के लिए मिठाइयाँ बांटती थी, बच्चों को गोद में उठाकर खिलाती थी। आज वही रास्ते उन्हें चुपचाप विदा कर रहे थे। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। बस स्टैंड तक पहुँचते पहुँचते धूप तेज हो चुकी थी। आंखों के सामने धुंध सी छा रही थी। उन्होंने पास के बेंच पर बैठ के आंखें बंद कर ली। सिर झुकाते ही मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या माँ होना इतना बड़ा अपराध है। थोड़ी देर बाद किसी ने पानी का ग्लास उनकी ओर बढ़ाया। उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक अजनबी महिला खड़ी थी। मीना देवी ने पानी पी लिया, लेकिन बोल नहीं पाई। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। उस अजनबी महिला ने कुछ पूछा भी नहीं, बस सहानुभूति भरी नज़र से देखकर इतना ही बोली, माँ जी अपना ध्यान रखिए, और आगे बढ़ गई। मीना देवी को अचानक अपने बड़े बेटे की याद आई। वही बेटा जो बचपन में ज़रा सी चोट लगने पर घंटों रोया करता था और माँ की गोद में सिर रखकर ही शांत होता था। वही बेटा जिसे उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाना सिखाया था, स्कूल छोड़ना, हर बुखार में रात भर जागी थी। मन में डर भी था, पता नहीं वह उन्हें अपनाएगा भी या नहीं। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू में गांठ खोली और एक छोटी सी पर्ची निकाली। एक वही बेटा बचा था जिसने उन्होंने मदद नहीं मांगी थी। बाकी सब बेटों को फ़ोन कर करके उन्हें अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए बोला, लेकिन किसी ने भी मुंह से हाँ नहीं निकली। सब अपनी लाइफ में बिजी थे, या फिर यह कह सकते हैं कि माँ से पीछा छुड़ाना चाहते थे। बस स्टैंड पर ही पास में आते जाते लोगों ने उन्होंने मदद मांगी। उन्होंने बोला, बेटा यह मेरे पास एक पर्ची है, इस पर नंबर लिखा है, इस नंबर पर एक बार मेरी बात करवा दो, आपका भगवान बहुत भला करेगा। फ़ोन मिलाया गया तो उधर से बेटे ने फ़ोन उठाया। बेटा तुरंत अपनी माँ की आवाज़ पहचान गया। माँ तुम किसके नंबर से बात कर रही हो। माँ ने अपनी सारी स्थिति बता दी। बेटा मैं बस स्टैंड पर हूँ, मैं तेरे पास आ रही हूँ। तो बेटे ने घबराकर उसी आदमी से जिसका फ़ोन था उससे बोला, भैया आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरी माँ को जयपुर की बस में बिठा दोगे तो। बस स्टैंड पर जयपुर की बस लग गई थी। उस आदमी ने उनको जयपुर की टिकट लाकर दी, उनको बस के पास लेकर गया। वह भारी कदमों से अंदर चढ़ी। सीट पर बैठते ही आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू किसी शिकायत के नहीं थे, बल्कि उस रिश्ते के थे जो बिना बोले टूट चुका था। उस आदमी ने उनको सीट पर बिठा दिया और टिकट थमा दी और चला गया। रास्ते भर वह खिड़की से बाहर देखती रही। खेत, पेड़, मकान सब पीछे छूटते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका बीता हुआ जीवन भी इसी तरह पीछे छूट रहा हो। आंखों की रोशनी अब और कम होती जा रही थी। सामने बैठे लोगों के चेहरे धुंधले दिखाई दे रहे थे। शाम ढलते ढलते बस रुकी। मीना देवी किसी तरह उतरी। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें सहारे की ज़रूरत महसूस हुई। तभी किसी ने उनका हाथ थाम लिया। माँ आप। आवाज़ सुनते ही उनके शरीर में जैसे जान लौट आई। उन्होंने धुंधली आंखों से सामने देखा, बड़ा बेटा खड़ा था। चिंता और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। माँ आपने फ़ोन क्यों नहीं किया, इस हालत में अकेले कैसे आ गई। मीना देवी कुछ बोल नहीं पाई, बस बेटे का हाथ कस कर पकड़ लिया। इतने दिनों बाद किसी ने उन्हें बोझ नहीं माँ समझकर पकड़ा था। वही स्पर्श उन्हें अंदर तक तोड़ गया। बेटा उन्हें घर ले आया। बहू ने बिना सवाल किए पानी दिया, दवा दी और बिस्तर पर लिटा दिया। किसी ने ताने नहीं मारे, किसी ने यह नहीं कहा कि क्यों आई हो। यह सब मीना देवी के लिए किसी सपने जैसा था। रात को लेटी हुई वह देर तक छत को देखती रही। आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति भी थी। बहुत दिनों बाद उन्हें लगा था कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अगली सुबह जब मीना देवी की आंख खुली तो कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। खिड़की से आती धूप उनकी बंद पलकों पर पड़ रही थी, लेकिन आंखें खोलते ही जलन फिर लौट आई। दर्द अब पहले से ज़्यादा था। उन्हें करवट बदलनी चाहिए। तभी पास से बेटे की आवाज़ आई, माँ जाग गई क्या, उठना मत, मैं पानी ले आता हूँ। इतने स्नेह भरे शब्द सुनकर मीना देवी का कलेजा भर आया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कितने समय बाद कोई उन्हें यूँ चिंता से देख रहा है। बेटा पानी लाकर
दिया और धीरे धीरे उन्हें उठाया और दवा दी। बहू भी चुपचाप पास बैठी रही, न कोई सवाल न कोई शिकायत। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, माँ आज ही डॉक्टर के पास चलेंगे हम, अब देर नहीं करेंगे। मीना देवी घबरा गई, बेटा बहुत खर्चा होगा और तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। बेटे ने उनकी बात बीच में ही काट दी, माँ अब यह मत सोचो, तुम ठीक रहोगी तभी सब ठीक रहेगा। डॉक्टर के क्लिनिक में जांच हुई, रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। काफ़ी देर हो चुकी है, मोतियाबिंद बहुत बढ़ गया है, ऑपरेशन और टालना ठीक नहीं होगा। मीना देवी का दिल बैठ गया, उन्हें लगा जैसे ज़मीन खिसक रही हो। डॉक्टर साहब अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो, डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, तो रोशनी जाने का खतरा है। ये शब्द उनके कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रह गए। बाहर निकलते समय उनके कदम लड़खड़ा गए। बेटा तुरंत सहारा देने लगा, उस सहारे में उन्हें वही भरोसा महसूस हुआ जो कभी उनके पति के हाथों में हुआ करता था। ऑपरेशन की तारीख तय हो गई। घर लौटते समय बेटा बोला, माँ पेंशन के पैसे की चिंता मत करो, अगर कहीं से ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंतज़ाम कर लूँगा। मीना देवी चुप रही, उन्हें छोटे बेटे की बातें याद आ रही थीं। पेंशन, एडजस्टमेंट, एहसास, सब कुछ जैसे दिल पर फिर से उभर आया। लेकिन आज उनके सामने कोई एहसास नहीं जता रहा था। ऑपरेशन वाले दिन अस्पताल की गंद, सफ़ेद दीवारें और मशीनों की आवाज़ सब उन्हें डरावनी लग रही थी। माँ की खबर सुनते ही बेटी भी घबराकर माँ से मिलने आ गई। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट लिपट कर खूब रोईं। आंखों पर पट्टी बांधने से पहले उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ लिया। बेटा अगर मैं ठीक ना हुई तो, बेटे की आवाज़ भर्रा गई, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, तुम मजबूत हो। ऑपरेशन सफल रहा, डॉक्टर ने बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक हो गया है। बेटी की आंखों में राहत के आंसू आ गए। मीना देवी अंदर लेटी हुई कुछ सुन नहीं पा रही थी, लेकिन उनके मन में जैसे कोई भारी बोझ उतर गया था। 2 दिन बाद जब पट्टी खुली तो उनके चेहरे पर वो खुशी थी जो देखी नहीं जा रही थी। भगवान ने मेरी आंखें तो बचा ली, काश दिल का दर्द भी कोई देख पाता। पट्टी खुलने के बाद के दिन मीना देवी के लिए अजीब से थे। आंखों से धुंध धीरे धीरे हट रही थी, लेकिन मन की धुंध अब भी जमी हुई थी। घर में बस कुछ सामान्य था, बच्चों की हंसी, रसोई से आती बर्तनों की आवाज़, बहू का काम में लगा रहना। पर मीना देवी के भीतर एक सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या सच में यह अपनापन स्थायी है, यह भी किसी मजबूरी का हिस्सा है। बेटा हर सुबह उठकर सबसे पहले माँ के कमरे में आता, आज आंखों में कैसा लग रहा है माँ? यह सवाल सुनते ही मीना देवी को लगता जैसे कोई उनके दर्द को सच में देख रहा हो। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कह देती, आज थोड़ा बेहतर है। धीरे धीरे वह अपने छोटे बेटे काम खुद करने लगी। बहू उन्हें रोकती, माँ अभी मत किया करो, डॉक्टर ने मना किया है। इन शब्दों में आदेश नहीं, चिंता होती है। यही फ़र्क मीना देवी को भीतर तक छू जाता था। एक शाम बेटा ऑफिस से लौटा तो उसके हाथ में मोबाइल था। उसका चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। माँ, उसने धीरे से कहा, आज छोटे भाई का फ़ोन आया था। मीना देवी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या कहा उसने? बेटे ने गहरी सांस ली। कह रहा कि पेंशन का पैसा क्यों नहीं आ रहा और तुम यहाँ क्यों रुक गई हो। यह सुनते ही मीना देवी की आंखों में नमी आ गई। अब याद आई होगी जब पैसा बंद हुआ होगा। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, ना उसमें गुस्सा था ना शिकायत, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ आप चिंता मत करो, अब आप यहीं रहोगी, आपकी पेंशन भी आपके नाम से ही रहेगी, जो आपके लिए है वही एक इस्तेमाल होगा। ये शब्द मीना देवी के लिए दवा से कम नहीं थे। उन्होंने पहली बार महसूस हुआ कि बुढ़ापे में सबसे ज़रूरी चीज़ दवा या पैसा नहीं बल्कि सम्मान होता है। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे का परिवार खुद आ गया। घर के आंगन में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। बहू ने औपचारिक नमस्ते की। छोटा बेटा माँ के सामने बैठा लेकिन नज़रें नहीं मिला पाया। माँ आपकी तबीयत अब ठीक है? उसके शब्दों में अपनापन कम, औपचारिकता ज़्यादा थी। मीना देवी ने उसकी ओर देखा। अब उनकी आंखें साफ थी और शायद इसी वजह से उन्हें सब कुछ और साफ दिख रहा था। हाँ बेटा अब ठीक हूँ, समय रहते इलाज हो गया। छोटा बेटा झिझकते हुए बोला, वो अगर आप चाहें तो वापस हमारे घर चल सकती हैं। यह सुनकर मीना देवी हल्के से मुस्कुराई। अब देर हो गई बेटा, जिस घर में डर के साथ जीना पड़े वहाँ माँ नहीं बोझ रहती हैं। आंगन में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मीना देवी ने आगे कहा, मैंने पूरी ज़िंदगी समझौते किए, अब बाकी की ज़िंदगी सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। छोटा बेटा सिर झुकाकर बैठा रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि माँ का दिल भी होता है जो टूटने के बाद चुप हो जाता है। लेकिन मैंने यह भी देख लिया कि जब इंसान को सच में ज़रूरत होती है तब रिश्तों की असलियत सामने आ जाती है। मीना देवी की आवाज़ में अब दर्द से ज़्यादा ठहराव था। बाकी 3 बेटे भी अब उनसे उनका हालचाल लेने का नाटक करने के लिए मिलने आए। मीना देवी ने कहा कि मुझे तुम सबसे कोई ज़रूरत बात नहीं करनी है, अब आंगन में आकर एक बार बैठ जाओ। सबको लग रहा था कि अब उनकी माँ जायदाद का बंटवारा कर देंगी। वह एक एक बेटे की ओर देखकर बोल रही थी, तुम लोगों को लगता है कि ज़मीन बांटने की बात कर रही हूँ, जबकि सच यह है कि मैं अपने बुढ़ापे की इज्जत बचाने की बात कर रही हूँ। जिस दिन मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया था उस दिन मेरे लिए यह घर या ज़मीन या पेंशन सब बेकार हो गया था, क्योंकि किसी का दिल नहीं पसीजा। बड़े बेटे ने माहौल संभालने के लिए कोशिश की, माँ ऐसी बात नहीं है, बस उस समय सब थोड़ा व्यस्त होंगे। मीना देवी हल्की सी हंसी हंस पड़ी, वह हंसी जिसमें वर्षों की उपेक्षा और तजुर्बा छुपा था। व्यस्त हैं, आंखों का ऑपरेशन कोई शादी ब्याह नहीं होता बेटा जो बाद में भी हो जाए। यह जिंदगी और अंधेरे के बीच की लड़ाई थी और उस लड़ाई में मैं अकेली थी। बहुएं आपस में नजरें बदलने लगी। छोटी बहू ने धीरे से कहा, माँ जी अब
तो ऑपरेशन हो गया ना, जब पुरानी बातों को छोड़ ही दीजिए अब। मीना देवी की आवाज़ सख्त हो गई। पुरानी बातें बेटा, जो जख्म समय पर भर न जाए वे उम्र भर तीसते हैं। मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बुढ़ापे के लिए फैसला मेरे हाथ में हो। उन्होंने साफ शब्दों में सबके सामने घोषणा कर दी कि अब पेंशन उनके अपने खाते में आएगी, घर की देखभाल वह खुद करेंगी और जब तक ज़रूरत ना पड़े किसी बेटे पर निर्भर नहीं रहेंगी। माँ की बातें पता चल रही थी तो उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसके भाइयों ने किस तरीके से उसकी माँ का ख्याल रखा। अगर उससे उसी समय बड़ा भाई भी उनको नहीं संभालता तो शायद माँ पता नहीं कहाँ होती, पर बड़ा भाई भी ऐसा निकलेगा उनसे उम्मीद भी नहीं की थी। बड़े भाई ने भी माँ की पेंशन और प्रॉपर्टी के लालच में ही माँ का इतना ख्याल रखा था कि माँ को कब अपनी बातों में लेकर प्रॉपर्टी और पेंशन अपने नाम करवा लूँ। वह तो एक दिन मीना देवी रात को पानी पीने के लिए उठी तो जग में पानी ना देखकर वह हिम्मत करके रसोई में गई और पानी भरा। जैसे ही वह निकाल कर जाने लगी अचानक उनको आवाज़ आने लगी। आवाज़ तो धीमी धीमी थी पर माँ का जब नाम आया तो उन्होंने उस बात पर गौर किया। बात मीना देवी की हो रही थी, उनकी पेंशन और प्रॉपर्टी की। उनकी बड़ी बहू अपने पति से बोल रही थी कि सुनो जी, अब तो माँ जी ठीक हो गई हैं, अब उनसे बात कर लो, उनकी पेंशन और आपके खाते में आने चाहिए और प्रॉपर्टी का भी आधा से ज़्यादा हिस्सा आप अपने नाम पर करवा लीजिए, जिससे हमारा भी फ्यूचर सुधर जाए। यह बातें सुनकर मीना देवी को बड़ा दुख हुआ कि सारे बेटे ही लालची निकले। किसी को माँ से प्यार नहीं, बस सबको माँ की पेंशन और प्रॉपर्टी से प्यार है। मीना देवी ने कुछ नहीं बोला, बस वह पानी लेकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने पानी पिया और अपने बिस्तर पर लेट गई। पूरी रात उनको नींद नहीं आई। लेटे लेटे बस वह छत देखती रहीं, सोचती रहीं अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे किसी के भी भरोसे अपना जीवन नहीं ऐसे गुजारना चाहिए। मीना देवी ने सारी स्थिति देखकर बेटी काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर कभी मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ आ जाऊँगी जहाँ मुझे बोझ नहीं समझा जाएगा। यह सुनकर बेटों के चेहरे उतर गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि माँ कोई कमज़ोर कड़ी नहीं थी, बल्कि अब तक चुप रहकर सब सहती आई थी। गाँव में यह बात आग की तरह फैल गई कि मीना देवी ने अपने हक अपने हाथ में ले लिए हैं। कुछ लोग उनके साहस की तारीफ करने लगे तो कुछ बेटे निंदा करने लगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदला। बहू अब बात बात पर ताना नहीं मारती थी, बेटे भी सोच समझकर बोलने लगे। मीना देवी अपने फैसले पर अडिग रहीं। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा नियम बना लिया था, सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बुढ़ापा कमजोरी नहीं, अनुभव की प्रकाशता है और जिस दिन एक माँ अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है उस दिन उसे सहारा नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है।